सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम दिलीप कुमार। आज हम बात करेंगे क्लास इंटर से चैप्टर नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायो हम कहते हैं लाइफ को, बायो हम कहते हैं लाइफ को, और जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी मीन्स के टेक्निक, वो टेक्निक जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन काइंड की वेलफेयर के लिए हम कुछ तकनीक्स यूज़ करते हैं, उसको हम जो है कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैनिपुलेशन, जेनेटिक मटेरियल की, और उसको यूज़ किया जाता है प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। मैनिपुलेशन हम कहते हैं छेड़खानी को, जेनेटिक मटेरियल को चेंज करना, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और हमें बहुत सारी जो हम हमारी जो डिज़ायर प्रोडक्शन है हम जो है हासिल कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यूज़ करते हुए। जो डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी है, ये एक रिवोल्यूशन थी इंडस्ट्री में, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। इन ब्रॉड सेंस अगर हम सोचेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली इज़ अ मैनिपुलेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म की, या उसके जो कंपोनेंट है उनकी, और ये हम परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल टास्क के लिए। हम प्रैक्टिकली टास्क के लिए बायोटेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं, जैसे कि इंसुलिन का बनाना, ग्रोथ हार्मोन का बनाना, या और बहुत सारे ब्लड क्लॉटिंग हार्मोन्स हैं जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड हम यूज़ करते हैं। या इट प्रोवाइड द यूज़फुल प्रोडक्ट, ये हमें यूज़फुल प्रोडक्ट भी देती है, जैसे मीट का बनना, ज़्यादा अमाउंट्स में बना सकते हैं हम। इन एग्रीकल्चर में हम यूज़ कर सकते हैं, ग्रेन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन में। मिल्क की प्रोडक्शन को हम जेनेटिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम जो है हासिल कर सकते हैं। इन पास्ट, अगर पुराने वक्त में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे या बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे, तो तब के जो पास्ट का जो दौर है, पुराना वक्त, उसमें जो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था वाइन बनाने के लिए या चीज़ बनाने के लिए, कहाँ से ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म को, यानी कि बैक्टीरिया को या फंजाई को यूज़ करते थे और ये वाइन या चीज़ बनाते थे। सेलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ द लाइव स्टॉक एंड फील्ड क्रॉप, ये यूज़ होता था कि सिलेक्टिवली हम जो है सेलेक्ट करते थे ब्रीडिंग ऑफ लिविंग लाइव स्टॉक, यानी हम वो जो है एनिमल सेलेक्ट करते थे जिसमें ब्रीडिंग रेट ज़्यादा हो और मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तो उनकी हम ब्रीडिंग करवाते थे पुराने वक्त में। या फील्ड में भी हम यूज़ करते थे बायोटेक्नोलॉजी को। बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्शन है एंटीबायोटिक की माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से, और ये प्रोडक्शन है एंटीबॉडीज़ की। एंटीबॉडीज़ भी हमें बायोटेक्नोलॉजी की वजह से मिलते हैं, और जो एंटीबायोटिक हैं वो भी हमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक हम जो है फंजाई से लेते हैं आइसोलेट करते हुए। पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी। रिसेंटली डॉली शीप, जो कि सोमेटिक सेल में से डॉली शीप बनाई गई थी, ये रिसेंटली एक रिवॉल्यूशन है, जो कि क्लोनिंग मेथड के थ्रू जो है एक डॉली शीप की प्रोडक्शन, ये रिसेंटली जो है परफॉर्मेंस है बायोटेक्नोलॉजी की। मज़ीद हम हिस्ट्री की बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की, तो जॉन ग्रेगर मेंडल ने जो कानून फॉर्मुलेट किया था कि जो बायोलॉजिकल ट्रैक्ट हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया था जॉन ग्रेगर मेंडल ने। और अकॉर्डिंग टू जॉन ग्रेगर मेंडल, जो बेसिक थीम थी जो बेसिक थीम है हेरिटेबल प्रॉपर्टी की ऑर्गेनिज़म में, मीन्स कि जो करेक्टर जो ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसकी जो बेसिक थीम है कि वो उनको कंट्रोल करने वाला कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा जो है
कौन उसको कंट्रोल करता है। तो मेंडल ने कहा था कि जो हेरिटेबल कैरेक्टर हैं और इन ऑर्गेनिज्म में उनको कंट्रोल करते हैं फैक्टर। मेंडल ने वर्ड यूज़ किया था फैक्टर, और बाद में डिवरीज ने कहा कि ये जो फैक्टर हैं एक्चुअली ये जीन्स हैं। तो जीन्स जो हैं वो हेरिटेबल प्रॉपर्टी हैं इन ऑर्गेनिज्म में जो कि करेक्टर को कंट्रोल करते हैं, और ये जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। और ये जो जीन्स हैं ये फिज़िकली इनकी एग्जिस्टेंस है, फिज़िकली इनकी हैसियत है, कहीं ना कहीं सेल में ये फिज़िकली मौजूद हैं, और ये बने हुए होते हैं डीएनए के। डीएनए का स्मॉलेस्ट जो पार्ट है, स्मॉलेस्ट जो यूनिट है, पीस है, जो कि फंक्शनल होता है, कोड करता है प्रोटीन बनाने के लिए, उसको हम जीन कहते हैं। और डीएनए की डिस्कवरी वॉटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया था, स्ट्रक्चर दिया था, और जब इसको स्टडी किया गया इन 1952 में से लेके 1966 में, तो ये एक रिवोल्यूशनरी जो है कि ट्रेमेंडस स्टिमुलस था जेनेटिक रिसर्च के लिए, कि डीएनए का उस वक्त में पता चल गया कि डीएनए जो है मॉलिक्यूल डुप्लेक्स मॉलिक्यूल है, और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता चला। हमने कोड को समझ लिया अच्छे तरीके से कि कोड क्या है और किस तरीके से प्रोटीन बनती है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे होता है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम समझ चुके थे। और ये साल था 1952 से लेके 1966 में। तो ये एक अच्छी खासी स्टिमुलस थी, ट्रेमेंडस स्टिमुलस थी इन जेनेटिक रिसर्च। अगर हम बात करेंगे थर्ड एज ऑफ जेनेटिक, तो थर्ड एज ऑफ जेनेटिक इन 1971 से 1973 तक है। ये वो वक्त है कि इस वक्त में जो है डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस हो चुका था, और जेनेटिक इंजीनियरिंग पे रिसर्च हो रही थी। नई एक टेक्निक का इंट्रोड्यूस करवाया गया, और ये जो न्यू टेक्निक थी, ये जो न्यू मेथड था डेवलपिंग का, नए फॉरेन जीन को डेवलप करने का, वो था रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी, या इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ये एक प्रोसेस था कि इसमें किसी भी डिज़ायर जीन को आप क्लून कर सकते थे, और ये थर्ड एज ऑफ द जेनेटिक थी कि इस एज में जो है रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया गया। एक बूम था इसकी जेनेटिक रिसर्च के लिए, और भी बहुत सारी एक्साइटेशन अभी भी बाकी हैं। और जेनेटिक का ये जो रिवोल्यूशनरी पीरियड था, इस पीरियड को हम कहते हैं थर्ड एज ऑफ द जेनेटिक। अगर हम अब की बात करेंगे, तो ये जो डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसने हमें मेजर इंडस्ट्री की प्रोडक्शन दी है हमारी जनरेशन के लिए। इस सेंचुरी की एक बड़ी कामयाबी है हमारी बायोटेक्नोलॉजी। क्यों कि इंसुलिन की प्रोडक्शन और ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन और भी बहुत सारी प्रोडक्शन जो बायोटेक्नोलॉजी की हैं, जो इजीली हम ग्रो कर सकते हैं, जो कि पास्ट टाइम में हम मुश्किल से उनको हम ग्रो करवा रहे थे। बायोटेक्नोलॉजी की अगर यहाँ पे आप डेफिनेशन देखेंगे, तो डिफाइंड एज यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल जो मैनकाइंड है उसकी वेलफेयर के लिए। ब्रॉड सेंस में हम बात कर चुके हैं, इट इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या उसके कंपोनेंट की मैनिपुलेशंस फॉर द प्रैक्टिकल टास्क, और ये प्रोवाइड करती है यूज़फुल प्रोडक्ट। ये हमारी बात हो। अगर हम बात करेंगे बिल्डिंग ऑफ द बायोटेक्नोलॉजीज स्टैंडिंग ऑन द पिलर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का जो पिलर है वो है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, या जिसको हम कह रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसीलिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है या रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, इसकी जो एप्लीकेशन है, इसके क्या फ़वाइद हैं। बायोटेक्नोलॉजी में जो पिलर है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए या जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस चैप्टर में हम इसकी जो टेक्निक है उसको पढ़ेंगे,
और इसकी जो एप्लीकेशन है उसको पढ़ेंगे, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, किन चीज़ों में यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चर में हम बात करेंगे, जो फॉरेंसिक साइंस है मेडिसिन की उसमें यूज़ करेंगे, रिसर्च में किस तरीके से ये यूज़ होती है, सारा कुछ ये जो इसका सिनेरियो है, जो बायोटेक्नोलॉजी का जो पिलर है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट हमारे आने वाले लेक्चर्स में इनकी बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।